अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा जी, लास्ट वीडियो के अंदर भी आपने जब लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा तो हमने देखा कि एंड पे हमारे पास जो इक्वेशन आई थी के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए आया था और आपके पास बी की पावर बी था। अब कहता है कि इधर से हमने के सी को क्या नाम दिया था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है हमारे पास? बेटा जी, बेसिकली हमारे पास क्या है? रेशियो है। ठीक है, अगर हम इसको लिखें रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ concentration of products rise to the power of coefficient to the product of concentration of reactants rise to the power of coefficient as expressed in balanced chemical equation। अब बेटा जी, इस डेफिनेशन में अगर हम देखें तो लिखा क्या हुआ है कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है? एक रेशियो होती है किसके दरमियान? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान। यानी कि जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट होंगे उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम प्रोडक्ट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो कहां से आते हैं वो हमारे पास आएंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जब भी हमने केसी की वैल्यू लिखनी है तो आपने केसी को लिखते वक्त पहले क्या करना है? जो आपको इक्वेशन दी गई है उसको बैलेंस करना है। जब आप उसको बैलेंस करेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा बेटा जी? आपके पास केसी की वैल्यू आती। जैसे हमने एग्जांपल ली थी अमोनिया की, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों रिएक्ट करें तो हमारे पास क्या होगा? NH3 बनेंगे। अगर हम वो कहता है कि इसकी केसी की वैल्यू निकालें तो हम केसी की वैल्यू निकालते हैं। हमने निकाल ली NH3 मोलर कंसंट्रेशन, NH2 कंसंट्रेशन और H2 कंसंट्रेशन। अगर आप इस तरह इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या है? गलत है, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी हमने केसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? जो भी आपको गिवन इक्वेशन है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीकाकार क्या है कि आपने एरो के जो दोनों जानिब नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के वो क्या करने होते हैं? इक्वल करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं तो नाइट्रोजन है हमारे पास 2, हाइड्रोजन कितने हैं? वो भी हैं 2। यहाँ पे है तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस रकम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ और इस रकम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? 3 के साथ। ठीक है, जब मैंने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया यहाँ मेरे पास? 6।
जब मैंने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 2 आ गया। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। अब दोनों तरफ देखें, नंबर ऑफ एटम बराबर हो गए। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6, यहाँ पे कितने हैं, 6। इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आप क्या करेंगे, इसकी Kc की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब Kc की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू NH3 और पावर उसकी जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा 2, जो वो कहना चाह रहा है। और अगर हम बात करें किसकी, नाइट्रोजन की और साथ में हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 3, उसकी पावर आ जाएगा 3। ये तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा जी, सही इसकी इक्वेशन ये वाली, जो कि हमने कैसे निकाली है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि ये रेशियो है आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। जब भी Kc लिखेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट होंगे वो ऊपर नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएंगे, हमेशा रिएक्टेंट्स आएंगे। ठीक है, यानी कि आप ये कह लें कि जो चीज हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगी वो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगी, और जो हमारे पास राइट साइड पे चीज होगी वो क्या होगी बेटा जी, वो हमेशा हम लिखेंगे नोमिनेटर में ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, और जो उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या बन जाएगी, उसकी पावर बन जाएगी। अब कहता है Kc के ऊपर जो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो कहता है Kc की वैल्यू को बेटा जी सिर्फ एक ही चीज डिस्टर्ब करती है, और वो है हमारे पास टेम्परेचर। कि जैसे ही आपने टेम्परेचर चेंज किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, आगे हम चलते हैं Kc के यूनिट्स की जानिब। यूनिट्स ऑफ Kc, तो कहता है Kc का यूनिट हो भी सकता है और Kc का यूनिट नहीं भी हो सकता। ठीक है, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज आपके पास यूनिट्स की मतलब आती हैं। Kc हैज नो यूनिट, यहां पे हमारे पास क्या होगा, Kc हैव यूनिट्स। ठीक है, यहां तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो हमें Kc मिलेगी उसका यूनिट कोई भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास उसका यूनिट आ भी सकता है। अब कौन से ऐसे रिएक्शन होंगे जिसका कोई यूनिट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, और कौन से ऐसे रिएक्शन होंगे जिसका हमें यूनिट मिलेगा। ऐसे हमारे पास रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, इक्वल हो जाए। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स किसके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेटा जी क्या हो गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए हैं, तो उसका कोई यूनिट नहीं आता, तो ऐसे रिएक्शन का हमें कोई यूनिट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, तो ऐसे रिएक्शन का बेटा जी हमें यूनिट मिलेगा। अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए ये बात देखते हैं कि वाकई क्या ऐसे रिएक्शन जिनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं उनका कोई यूनिट आएगा या नहीं आएगा, और ऐसे आपके पास रिएक्शन जिनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है क्या उनका भी कोई यूनिट आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहली जो डेफिनेशन लेंगे वो है हमारे पास, जो हम लास्ट टाइम भी की थी आपने, कि जब हमने रिएक्ट करवाया किसको, हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ, तो हमारे पास क्या बना, सोडियम आयोडाइड। फिर हमने क्या किया, इसको बैलेंस किया तो यहां पे हमने 2 लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्योंकि हमने कहा होगा कि जब भी हमने Kc की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको इक्वेशन सबसे पहले बैलेंस करनी पड़ेगी। जब इक्वेशन बैलेंस की तो हमने यहाँ पे क्या किया, आप Kc की वैल्यू निकाल रहे हैं। जब Kc की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारे पास राइट हैंड साइड के अंदर जो भी चीज दी होगी, जो भी आपके पास कंपाउंड है वो ऊपर आ जाएगा, और उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या बन जाएंगे, उसकी पावर आ जाएगी। ठीक है बेटा, और जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो कहां पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, नीचे वाली साइड।
ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे हमने देखना है, अब इसका यूनिट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? यूनिट। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हम हाइड्रोजन के कितने मोल ले रहे हैं? 1 मोल, और आयोडीन का 1 मोल। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 2 मोल्स। तो हमारी फिर राइट हैंड साइड पे कितने मोल्स हुए हैं? बने कितने हैं? वो भी 2 मोल ही बने। ठीक है बेटा जी। अब दोनों साइडों पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए हैं? इक्वल। तो हमने ये देखना है कि जो उसने पीछे बात कही थी कि अगर हमारे पास दोनों साइडों पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास कोई यूनिट आएगा या नहीं आएगा। उसने कहा था नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिट आता है, यहाँ नहीं आता। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके यूनिट पुट करेंगे। तो Kc, अब आपके पास यूनिट क्या होता है? मोल पर dm क्यूब। अब ये आ जाएगा उसकी पावर, डिवाइड करेंगे मोल पर dm क्यूब, और आयोडीन के लिए भी क्या आ जाएगा? मोल पर dm क्यूब। आपने पढ़ा होगा जब बेसिस सेम होती हैं तो पावरें क्या जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो बेटा जी क्या होगा आपके पास? यहां पे आ जाएगा मोल पर dm क्यूब की पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल पर dm क्यूब, पावर आ जाएगी 1 प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मोल पर dm क्यूब की पावर 2 और डिवाइड करूंगा मोल पर dm क्यूब की पावर 2 के साथ। अब देखिए दोनों सेम हो जाएगी, दोनों का नहीं कट जाएगी, तो आंसर हमारे पास आएगा 9 यूनिट। तो कोई यूनिट बचे नहीं है, सारे कट गए हैं। तो इस हालत में आपके पास Kc का कोई यूनिट नहीं आएगा। दूसरा था हमारे पास कि जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे, तो उसका कोई ना कोई हमारे पास यूनिट आना चाहिए। तो देखते हैं ये बात सच है कि नहीं। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसकी? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन गया? यहाँ पे NH3 अमोनिया। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हम जब बैलेंस करेंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे तो एक बैलेंस हो जाएगी हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे? Kc की वैल्यू, तो Kc हमारे पास क्या आएगा? जो राइट साइड पे हमारे पास जो भी सब्सटेंस गेन हो चुका है उसको हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे और उसकी पावर आ जाएगी, और हमारे पास क्या होंगे? उसकी पावर 3 नाइट्रोजन। ठीक है बेटा। अब इसका यूनिट हम क्या करते हैं? इसके अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा मोल पर dm क्यूब की पावर आ गई 2, और यहाँ पे आ जाएगा मोल पर dm क्यूब की पावर 3, और साथ में आ जाएगा मोल पर dm क्यूब। यानी कि जहां जहां पे हमारे पास जो सब्सटेंस दिए हुए वहां पे हमने यूनिट पुट कर देना। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम लॉ में ऐसा कि पढ़ा था कि इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मोल पर dm क्यूब होता है। अब आपके पास क्या होगा? बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास मोल पर dm क्यूब की पावर 2, ये आ जाएगा मोल पर dm क्यूब की पावर 3 प्लस 1, क्योंकि 3 पावर इसकी होगी और 1 इसकी होगी, दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मोल पर dm क्यूब की पावर 2, और नीचे हमारे पास आ गया मोल पर dm क्यूब की पावर 4। अब 2 का टेबल पे काटेंगे तो बेटा ये कट जाएगा 2 पे, और ये 2 के साथ कट जाएगा तो बाकी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ? अब आ जाएगा 1, क्योंकि ऊपर पूरी वैल्यू कट चुकी है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के 4 यूनिट थे, 4 में से 2 कट गए हैं और 2 बच गए हैं, तो 1 मोल पर dm क्यूब की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है बेटा जी। अब जब आप इसको लिखेंगे तो क्या हम इसको आगे लिख सकते हैं? तो कहता है इसको जब आपने लिखना है तो आप इसको लिखेंगे, क्योंकि ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 तो ये मोल के साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगा और dm क्यूब के साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगा। मोल की पावर 1 है तो ये आ जाएगा मोल की पावर 2 और dm क्यूब की पावर -6 आ जाएगा।
अब बेटा जी जब भी हम यूनिट लेते हैं तो यूनिट हमारे पास है डिनोमिनेटर में नहीं होता, बल्कि कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, नोमिनेटर के अंदर। तो जब कोई भी पावर नीचे से ऊपर जाती है तो उसके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये है प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास माइनस में। अब ये माइनस में जब ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो बेटा जी ये हमारे पास क्या निकल आया है, यूनिट निकल आया। ठीक है बेटा जी। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं थे, अब यहाँ पे देखें कितने नंबर ऑफ मोल हैं, 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का, टोटल कितने हो गए, 4। और हमारे पास प्रोडक्ट में कितने हैं, सिर्फ 2 नंबर ऑफ मोल। तो कहता है यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है। जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं हुए तो उसका कोई ना कोई यूनिट आएगा, लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो बेटा उसका कोई यूनिट नहीं आता आपके पास। ठीक है। अब अगर आपने एमसीक्यूज के हवाले से बात करनी है तो एमसीक्यूज के हवाले से बेटा जी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या करना होता है, उसका आंसर बताना होता है कि हम किस तरह इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हम इतनी लंबी डेरिवेशन नहीं करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ आपके पास क्या होगा, सिर्फ आपने अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, ठीक है, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स 2 ऊपर रखे, 4 नीचे रखा। ठीक है, यहाँ पे इसको काटा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1 ओवर जो उसका 1 का यूनिट है वो लिख के उसकी पावर क्या कर देनी है, उसको हम जो 2 आया तो उसकी पावर बना देंगे। जब पावर आ जाएगी आपके पास तो फिर आप वही काम करेंगे कि आपके पास क्या हो जाएगा, मोल की पावर 2 और डीएम की क्यूब पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यानी कि आपको जो है वो इतना ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने यहाँ से ही देख लेना। ठीक है, अगर आपके पास ऊपर वाली प्रोडक्ट ज़्यादा है, ऊपर वाली प्रोडक्ट ज़्यादा है और नीचे क्या है, कम है, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 थे, तो इसको जब काटेंगे तो 2 ओवर 1 आ जाएगा, तो नीचे हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, यूनिट आ जाएंगे। समझ लगी इतनी बात। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ किसके लिए है, एमसीक्यूज के हवाले से है, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, और ये हमारे पास अगर आपको 2 नंबर का शॉर्ट सवाल आता है तो फिर आपने उसको इस तरह अटेम्प्ट करना है। और एक बात मैं फिर आपसे बेटा जी कह रहा हूं कि जब भी आपने केसी की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस, क्योंकि उसने डेफिनेशन में बताया हुआ है कि जो केसी की वैल्यू है वो कब निकलती है, जब आप उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है बेटा जी, ताकि आपको कोई मसला ना हो। अगर आप इसको बैलेंस किए बगैर कर देंगे तो वो आपका गलत ही तस्वुर किया रहेगा। ठीक है, इसीलिए जब भी आपने केसी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, पहले उसे बैलेंस कर लेना है ताकि आपके जो आंसर हैं वो सही है। उम्मीद करता हूँ बेटा जी आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।